अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद के मिजाज ग्रामी बखैर होगा। लीजिए कहानी मसीहा की 38वीं किस्त लेकर हाजिर हूँ। तवज्जो फरमाएं। 1975 ईस्वी के मई महीने की इब्तदा थी। हर तरफ पेड़ पौधों ने पुराने लिबादों को उतार कर नए लिबादे ओढ़ लिए थे और हर चहार जानिब हरियाली ही हरियाली थी। बागात में आम और लीची के दरख्तान छोटे बड़े कच्चे फलों से लदे लहलहा रहे थे। शेरपुर की आबादी में दूर दूर तक काश्त की ज़मीनों में मुख्तलिफ सब्जियों और मौसम गर्मा में होने वाले फलों के पौधे भी मसलन तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और राइंट वगैरह से लदे पड़े थे। दिन भर उन दिनों मगरबी सिमत से चलने वाली तूफ़ानी हवा का शोर शराबा रफ्ता रफ्ता अब कम होता जा रहा था। यकीनन ज़माना हर लिहाज से काफ़ी बदल चुका है। दिन भर झुलसा देने वाली झक्कर नुमा तेज़ पछुआ हवाएं और सूरज गुरूब होते ही एकाएक पुरवाई के हल्के थपेरे नुमा सर्द झोंके माहौल को बेहद खुशगवार बना देते, जिससे दुनिया की हर शय, हर मखलूक़ात को राहत महसूस होने लगती। बहरहाल उस वक्त शाम के 6 बजे थे। आफताब अपना सफ़र पूरा करके उफक पर जा चुका था और महताब खान यशोदा भवन के मशरकी पिछवाड़े मुख्तलिफ फलकबोस दरख्तों से ढकी आबादी में एक खूबसूरत चिकने दरख्त से टेक लगाए बैठा था और मलकाए हुस्न कुमोदनी उसके सीने से लगी बैठी थी। जैसे जैसे जून का महीना करीब आ रहा था, महताब खान के मुकम्मल रुझानात कुमोदनी की जानिब बढ़ते जा रहे थे। उसकी दोशीज़गी की कशिश महताब की कैफियत को सेहर आमेज़ बनाती जा रही थी और कुमोदनी को अपने महबूब के हर अंदाज व हरकत में तब्दीलियां दिखाई पड़ने लगी थी। जैसे उसके पुरकशिश बदन पर अब फिसलने वाली उनकी निगाहें कुमोदनी के सरापा को छेदने जैसी महसूस होती और ऐसे में वो झेप कर मुस्कुराने लगती। वैसे भी अब उसके महबूब के ज़्यादातर औकात उसकी कुर्बतों में गुजरने लगे थे, लिहाजा वो अंदर ही अंदर पहले से कहीं ज़्यादा खुश रहने लगी थी। ख़ासकर डरावने ख्वाब के सबब जो अलालत व सरासमीगी उसे हुई थी, वो महसूस कर रही थी कि उसका गहरा सदमा उसके महबूब को भी पहुंचा है। मगर महताब खान में ये भी एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो अपना दुख और सदमा कभी किसी पर आया नहीं करता था। बहरहाल जो भी हो, दोनों 16 आने तो एक दूसरे के लिए थे ही, बावजूद इसके ये सोच कर कि बेशुमार लोग इनके आश्रित हैं, यानी उसके साजन के दम पर ही अपनी अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं, उनकी खुशियों और हर ज़रूरतों का दारो मदार इन पर ही है। लिहाजा कुमोदनी ने याद दिलाने के मकसद से कहा, साजन, आप बता रहे थे कि शाम के वक्त स्टोर पर ग्राहकों और ख़रीदारों की भीड़ बढ़ जाती है, तो क्या आप वहाँ नहीं जाएंगे? महताब ने उसे चौंक कर देखा और नॉर्मल लहजे में बोला, जाऊंगा किसी वक्त। वैसे अब मेरे जाने न जाने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है जान, क्योंकि काम करने वालों की तादाद बढ़ा दी है मैंने। और फिर पता नहीं क्यों अब मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता है कि तुम्हें छोड़ कर कहीं जाऊँ, क्योंकि अगर कहीं जाता भी हूँ तो दिल नहीं लगता है। वैसे अगर आप चाहती हैं कि मैं चला जाऊँ तो। उसका जुमला पूरा भी नहीं हुआ कि वो तड़प उठी और हे भगवान कहती हुई पूरी तरह उसकी बाहों में सिमट कर उसके गाल, होंठ और पेशानी पर किसी भूखी शेरनी की मानिंद अपने मुंह मारने लगी। चुनांचे दोनों ही के जज्बात अंदर ही अंदर सुलग उठे। कुमोदनी के जिस्म लरजने लगे, सांसें तेज हो गईं और हसीन आंखों में सुर्खी मायल डोरे तैरने लगे। महताब खान अपने जज्बात पर काबू पाते हुए उसकी कैफियत को नॉर्मल बनाने के लिए कोई संजीदा तस्करा छेड़ना चाहा, मगर उसे ऐन वक्त पर अपनी किसी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने फ़ौरन पूछा, कल दिघरा गांव राजेंद्र भाई के यहाँ चलेंगी न जान, क्योंकि बवक्त शाम उनके नौमौलूद बेटे की छठी है। कुमोदनी कोई जवाब देने की बजाय उसकी छाती में मुंह गाड़कर हंसते हुए सोचने लगी। अभी अभी वो उसके प्यार के जिस समुंदर में हिचकोले खा रही थी, वो लम्हे किस कदर लज्जत बख्श और कैफ आगी थे, जिससे उसके साजन ने बाहर घसीट लिया। किस कदर मजबूत व पाकीज़ा हैं इनके इरादे, जो कभी भूल से भी डगमगा नहीं पाते हैं। महताब ने बखूबी
उसकी मौजूदा कैफियत को महसूस करते हुए भी मजीद पूछा, ये गहरी खामोशी क्यों? कुमुदनी खुद को इत्तेदाल पर लाते हुए फौरन ही उसकी बाहों में दराज होकर इस अंदाज में उसकी आंखों में गोता लगाते हुए मुस्कुराई कि महताब खान को उस पर तरस आ गया। लिहाजा पहली बार उसने एक पल के लिए उसके गुलाबी गाल पर अपने जलते होंठ गाड़ दिए और दूसरे ही पल उसने कहा, अब चलिए, मामी को फ़ोन करना है। और महताब उसके शाने पर अपना बाजू फैलाकर आगे बढ़ा तो कुमुदनी अपनी बाहें उसकी अपना बाजू उसकी कमर में हमायल करते हुए कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। कल किस वक्त ले चलेंगे वहाँ? छठी तो गालबन शाम में ही होती है ना। बच्चा के सर से पैदाइशी बाल उतारे जाते हैं, फिर जच्चा व बच्चा को गस्ल करवा कर नए कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर रात के खाने में मछली, चावल और दीगर लवाजमात के भोज होते हैं। और ऐसे में रिश्तेदार व खैर खा मर्द व खातिन अपनी मर्जी खुशी के मुताबिक बच्चे को मुँह दिखाई में पैसे व मलबूसात वगैरह इनायत करते हैं। मैं इस रस्म से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ। वो शरारत से मुस्कुराई तो महताब रुककर उस पर घूर रहा है। यही आदत ख़राब है, सब कुछ जानते हुए भी मुझसे बकबक करवा रही हैं। कुमुदनी ने खिलखिला कर पूछा, आप तो बचपन से नौजवानी तक कोहिस्तानी व जंगली दुनिया में रहे, फिर ये सब कहाँ और कब देखा? महताब मुस्कुराते हुए बोला, देखा तो कभी नहीं, ये सब कुछ मामी ने बताया मुझे। अब समझी। महताब आगे बढ़ते हुए बोला, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपको खुद ये सब मालूम नहीं था। कुमुदनी बोली, मालूम था। महताब ने कहा, बिल्कुल नहीं। जवाबन कुमुदनी आगे से अड़कर खड़ी हो गई और उसे बाजुओं में जकड़ कर बोली, राजन पैदा हुआ था तब मैं 7 साल की थी साहब जी, तब देखा नहीं था क्या? अच्छा, ये तो मुझे एहसास ही नहीं था, सॉरी। बहरहाल दोनों अंदर कमरे में पहुँचे तो महताब घर का फ़ोन नंबर डायल करने लगा। फ़ौरन ही दूसरी जानिब से मामी जान की आवाज़ आई तो महताब ने कहा, मामी जान, भाभी और बच्चे के लिए छठी के कपड़े। मामी ने बात काटी, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रही हूँ बेटे। महताब बोला, मुझे फ़ोन तो कर लेती ना। हाँ, गलती हो गई, हालांकि मैं गाफिल नहीं थी, बावजूद इसके मेरी गफलत ही समझी जाएगी। वैसे मैंने ये भी सोचा कि मुमकिन है आप बहुरानी को साथ लेकर चले गए होंगे। महताब धीरे से हंसा। कुमुदनी ने भी अपने कान रिसीवर से सटा रखे थे। महताब मजीद बोला, सच तो यह है कि मैं खुद गाफिल था मामी जान। वो तो कुमुद ने ही मुझसे कपड़े वगैरह खरीदने का मुतालिक पूछा तो याद आया। कुमुदनी ने फ़ौरन मानी खेज निगाहों से महताब का चेहरा देखा, क्योंकि वो सिर्फ उसकी इज्जत व अहमियत को दोबाला करने की खातिर अपनी मामी जान के सामने झूठ का मुर्तकिब हुआ था। उधर महताब ने कहा, आप तैयार रहें मामी जान, मैं आपकी बहू को लेकर आ रहा हूँ। मामी बोली, समीदुल भी जाएगी, इसके और इसकी बच्ची के लिए भी कपड़े खरीद दीजिएगा। ओहो, बेहद अफसोस का मुकाम है कि कम से कम घर के लोगों की ज़रूरियात का भी तो ख्याल जसीम बाबू को रखना चाहिए ना मामी जान। मामी हंसकर बोली, देखिएगा ना, वो अपनी दुल्हन के लिए भी उसकी ज़रूरियात की हर शय आपको ही ख़रीदने पर मजबूर करेगा। तो महताब ने हंसकर कहा, और खुदा न खास्ता अगर मैं न रहूं तो। कुमुदनी ने फ़ौरन उसके होंठों को दबा दिया और उधर से मामी बोली, छी, क्या सब बोलते रहते हैं, न रहे आपका दुश्मन। दिलशाद मानो समझ चुकी थी कि उनके करीब ही मौजूद बहुरानी ने यकीनन बाबू का मुंह दबा दिया होगा, तभी तो वो जुमला पूरा नहीं कर सके। महताब खान लाइन मुनक़ता करके हंसते हुए बोला, डार्लिंग, दुनिया में सिर्फ ज़िंदगी और मौत ही हकीकत है, वरना बाकी सब कुछ हमदर्दी, मोहब्बत और फ़राइज़ में शुमार होते हैं। आप बात बात पर फ़िक्रमंद क्यों हो जाती हैं? आपके होंठों पर यही एक बात ऐसी आती है जो मुझे तो क्या किसी को भी पसंद नहीं आती। उसने मुंह फुलाकर कहा तो महताब ने एक बार फिर अपने होंठ उसके गाल से टच किया। कुमुदनी मजीद इस तरह मुस्कुराई जैसे उसकी सारी कमियां पूरी हो रही हों। महताब ने कहा, हाँ तो अब चलिए जान। अरे नहीं, 1 मिनट। उसने स्टोर पर फ़ोन लगाया तो रशीद ने हेलो कहा। जवाबन महताब बोला, रशीद भैया, राजिंदर भाई करीब हैं क्या?
जी है ना, राजिंदर बाबू का फ़ोन। राजिंदर मुस्कुराते हुए फ़ौरन रिसीवर लेकर बोला, जी छोटे मालिक। हाँ राजिंदर भाई, भाभी का ब्लाउज कैसे सिलेगा? मालकिन जी के नाप का आ जाएगा मालिक बाबू। बहुत खूब जान, आप अपना एक ब्लाउज नाप के लिए ले लीजिएगा। राजिंदर भाई कह रहे हैं आपके नाप से भाभी को बिल्कुल फिट आएगा। ठीक है साजन, ले लेती हूँ, 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। वो तेज़ी से बाहर चली गई थी। माताब समझ चुका था, लिहाजा अब वो इत्मीनान बख्श अंदाज में सिगरेट सुलगाकर लंबे लंबे कश लेने लगा। बहरहाल शाम के 8:30 बज चुके थे। समीदुल निसा के 2 जोड़े कपड़े, उसकी बच्ची के 2 जोड़े रेडीमेड शलवार फ्राक, राजिंदर के पैंट शर्ट गंजी, उसकी पत्नी के लिए 2 अदद मुकम्मल साड़ी सूट, गणेश माझी के लिए धोती कुर्ता के कपड़े में गंजी, उसकी पत्नी के लिए 2 अदद साड़ी ब्लाउज पेटीकोट के कपड़े और राजिंदर की बेटी के व नवमौलूद बच्चे के लिए 5 अदद रेडीमेड कलेक्शन के कपड़े की खरीदारी की। और जब वो सबों के साथ स्टोर पर पहुंचा तो उसकी कार की डिक्की में अलग अलग दो शेर गोश्त भी मौजूद थे। माताब खान के जीते जी किसी को भी किसी शय की कमी नहीं थी, बल्कि यूं कही जाए कि सभी निहाल थे। राजिंदर की बीवी के ब्लाउज पेटीकोट के कपड़े सिलने के लिए दे दिए गए थे, जो स्टोर के बंद होने से केवल पहुंचने वाले थे। लिहाजा राजिंदर की मां और बीवी बच्चों के कपड़ों का थैला उसके हवाले कर दिया गया। गणेश काका का कुर्ता जेल रोड में ही मजीद टेलर के यहाँ सिलने के लिए कल दिया जाना था। राजिंदर से कहा गया कि अभी जाकर लेवर्टी में नाप दे दें और कहेंगे कल 4 बजे तक अपने आदमी से, या फिर रशीद भैया 4 बजे तक ले आएंगे तो हम लोग खुद ही आपके घर लेकर आ जाएंगे। राजिंदर ने कहा, आपके दिए हुए कई कोरे कपड़े घर में मौजूद हैं छोटे मालिक, ये बाद में सिलेगा। वाज़ा रहे कि गणेश माझी, उसकी बीवी, बेटा राजिंदर और बेटियां मरहूम शादाब खान को बड़े मालिक और बचपन से ही महताब खान को छोटे मालिक कहते आए थे। खैर, महताब ने रशीद पर फरमान जारी किया कि लेटेस्ट कल शाम 6 बजे तक दोनों स्टोर्स बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि मालकन समेत मेरे घर के तमाम अरकान और स्टोर के सभी स्टाफ राजिंदर भाई के घर जाएंगे। वैसे राजिंदर भाई की कल छुट्टी रहेगी, क्योंकि घर के कामों से ही उन्हें फुर्सत नहीं मिलेगी। इनकी जगह कल स्टोर पर मेरी ड्यूटी रहेगी। जसीम ने फ़ौरन कहा, ऐसी भी कोई ज़रूरी नहीं है भाईजान। मियाँ शमीम ने कनखी से कुमोदनी की जानिब देखते हुए कहा, हाँ भैया, क्योंकि भाईजान की ड्यूटी वाली बातें सुनकर भाभी के चेहरे का हुस्न फीका पड़ गया है। फिर क्या था, सभी मर्द व खातिन बेतहाशा हंस पड़े। खुद महताब खान ने भी ज़ोरदार कहका लगाया और कुमोदनी शर्म से दोहरी हो गई और सभी लोग उसकी जानिब देखने लगे। एक वक्फा के बाद महताब ने कहा, जसीम बाबू, जिन अरकान हजरात को जितने पैसे की ज़रूरत हो दे देंगे। फिर सवारी की बात आई तो दिलशाद बानो व समीदुल निसा ने बहुरानी के साथ उनकी बग्गी में जाना पसंद किया। दिलशाद बानो ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी घोड़ा गाड़ी का सफ़र नहीं किया है, इसलिए दुल्हन के साथ ही इनकी बग्गी से जाऊंगी। ये सुनकर सबसे पहले शमीम मियाँ ही खिलखिलाकर हंस पड़े। जसीम ने घुड़की दिखाई, चुप कर यार, इसमें हंसने वाली क्या बात है? शमीम ने सर खुजाते हुए कहा, हाँ वो तो है भाईजान, लेकिन समीदुल बुआ की ड्यूटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अम्मी जान के बदन में ज़रूर ही दर्द हो जाएगा। अब उसकी बातें सुनकर सभी लोग हंसे तो कुमुदनी ने पूछा, दर्द क्यों होगा छोटे साहब जी? मैं समझी नहीं। शमीम ने कहा, सवारियां जो भी जाएंगी वो तो नारायणपुर स्टेशन वाले रोड से ही गुजरेंगी ना। महताब ने कहा, अरे नहीं भाई, कच्ची पक्की से गुजरेंगी, वरना वाकई सबों की हड्डियां ही चटक जाएंगी। उस सड़क पर तो दूर दूर तक साइकिल चलाना भी मुश्किल है। दरअसल रशीद ने कहा, दरअसल शमीम बाबू उस सड़क के तस्वुर में ऐसा बोल रहे थे बाबू, तो बात वाजिब ही थी। रशीद ने वकालत की थी। महताब ने कहा, वाकई राजिंदर भाई के घर के लिए ये रास्ता कितना मुख्तसर है, लेकिन हमारी सरकार को दिखाई ही नहीं देती ये सड़क। एक तवील सांस लेकर महताब ने मजीद कहा, रशीद भैया, आप जितने लोग हैं वो अगले माह होने वाली मेरी बहन की शादी में पहनने के लिए इधर ही 2-4 दिनों में सारे स्टाफ हमारी जानिब से अपनी अपनी पसंद के कपड़े बनवा लेंगे।
सभी अरकान मुस्कुराने लगे और रशीद ने इस बात में सर हिला दिया। तो महताब ने जसीम से पूछा, भाई अब मैं जाऊं क्या? हाँ भाईजान जाइए ना। चुनांचे महताब खान मामी, बुआ और कुमोद के साथ घर वापस लौट आया। आधा घंटा रुका, फिर कुमोदनी को लेकर यशोदा भवन के लिए निकल पड़ा। बहरहाल मैं ये बताना भूल गया था कि मियाँ शमीम ने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास कर लिया था और अब कॉलेज की दुनिया में कदम रख दिया था। महताब खान ने उसका एडमिशन एलएस कॉलेज में करवाया था। खैर, यशोदा भवन पर पहुंचते ही महताब ने बसंत दास और उसकी बीवी सरोजिनी देवी को तलब किया तो वो भागते हुए आ गए। महताब ने जब राजिंदर भाई के यहाँ होने वाले फंक्शन का जिक्र किया तो पति पत्नी दोनों ही अपने साथ ले चलने की ख्वाहिश जाहिर की। महताब ने जब उनसे कपड़ों की बाबत पूछा तो दोनों ही ने कहा, साफ सुथरे कपड़े मौजूद हैं। महताब बोला, वो 2-4 दिनों के अंदर ही आप लोग भी अपने आश्रम के तमाम लोगों के साथ अपने अपने कपड़े मेरी जानिब से बनवा लेंगे, क्योंकि अगले माह मेरी बहन की शादी है। दोनों अपने मालिक की बातें सुनकर मचल पड़े। उसी आसना कुमोदनी ने पूछा, इतने सारे लोगों के जाने का तो इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन आप कल किस सवारी से जाएंगे मालिक बाबू? हाँ, क्यों? मेरा वो है ना तूफान किंग। मगर आपने ऐसा क्यों पूछा? वैसे अगर आप ये सोच रही हैं कि आप भी तूफान की ही सवारी करें तो बाबा जमशेद अली की तरह आपको भी अपने साथ तूफान की पुष्ट पर ही बैठा लूँगा, क्योंकि मुमकिन है आपको मेरी 1-8 घंटे की जुदाई भी गवारा न हो। मगर हाँ, मैं रिस्क नहीं लूँगा, गिरेंगी तो आप जानिए। उसकी बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बेतहासा हंस पड़े। खुद कुमोदनी भी शर्मा कर हंसी और फौरन बोली, चूँकि मुझे तूफान की मौजूदगी का ध्यान ही नहीं था, लिहाजा मैंने एक सवाल क्या पूछा कि आप कॉलेज प्रोफेसर की तरह लंबा चौड़ा लेक्चर पिला बैठे। बताऊंगी ना, मैं भी 12 जून के बाद। महताब ने सर खुजाते हुए शरारत आमेज लहजे में कहा, काश वो 12 जून बखैर खूबी जल्द आ जाए। फिर वो रमा देवी की जानिब देखकर अपने पेट सहलाते हुए मुंह बिसोर कर बोला, आंटी जी अब मुझे भूख लगने ही वाली है। बस फिर क्या था, रमा, सरोजनी और कुमोदनी के अंदर बिजली जैसी फुर्ती आ गई। तो उसने मजीद कहा, और हाँ सरोजनी जी, आप, साले साहब और अयूब चचा यहीं घर में बना पुलाव गोश्त खा लीजिएगा। ठीक है मालिक बाबू, बसंत ने कहा और सभी मर्दों खातिन बाहर जाने के लिए जो ही मुड़े, महताब ने कुमोदनी का बाजू थाम लिया। आप कहाँ चली मैडम जी? आंटी और सरोजनी तो हैं ही खाना बनाने के लिए, आप यहाँ रहिए ना मेरे पास। कुमोदनी अपना मुंह दबाकर हंसते हुए बोली, खुद तो मेरे बगैर चंद लम्हे नहीं रहना चाहते, लेकिन अलराम मुझ पर ही आयत करते रहते हैं। महताब खान आदतन हा 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 करके हंसा तो कुमोदनी ने आगे बढ़कर अपने होठ उसके खुले मुंह में घुसेड़ दिया था। बाहर सरोजिनी देवी अपने पति से कह रही थी, आप जाइए, आश्रम के सभी लोगों को भैया और भाभी के साथ मिलकर भोजन करा दीजिए, फिर अयूब चचा को चुपचाप लेकर चले आइएगा। ठीक है कहकर बसंत आश्रम चला गया था। दूसरे दिन शाम के 7 बजे सारे लोग शहनाज मंजिल पर इकट्ठा हुए। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग किसी पिकनिक पर जा रहे हों, और हालात व सिचुएशन भी कुछ ऐसे ही थे। सभी बेहद खुश थे, जबकि उधर राजिंदर के घर, जी हाँ वो घर जो खर फूस के बने थे, वो अब महताब खान की इनायतों की बदौलत ईंट और खपड़ों में तब्दील हो चुका था। ईंट से बनाई गई दीवारों को जैन प्लास्टर करके कली चूने से पॉलिश की गई थी। फिलहाल 3 कमरों और 4 सेहन व आंगन पर मुश्तमिल मकान उस गांव के माझी बिरादरियों में पहला ठोस और खूबसूरत मकान तस्लीम किया गया था। बाहर दरवाज़ा, एक कोठरी व लंबा सेहन भी तश्कील दिया गया था। दिलचस्प बात तो ये थी कि गणेश माझी की 10 धूर बाप दादा की ज़मीन थी, जिसके सामने 1 कट्ठा 3 धूर गैर मजरूआ यानी बिहार सरकार की गैर ज़रूरी ज़मीन उसकी झोपड़ी के सामने थी, जिस पर ऊंची बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अपना कब्ज़ा जमा रखा था। जब राजिंदर ने मकान बनाने की ठानी
तो महताब खान एक दिन किसी को बताए बगैर अपने घोड़े से वहाँ पहुँचा। सुबह का वक्त था। गणेश माझी भी उस रात घर आए थे। उसने शख्स मज़कूर के दरवाजे पर बाप बेटे को तलब किया तो दोनों ही दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे। महताब खान कुर्सी पर बैठा था। मोहल्ले के दर्जनों ऊंची नीची बिरादरी के लोग भी वहाँ मौजूद थे। मकान मालिक का वैसे तो महताब को देखकर ही मकान मालिक की वैसे तो महताब को देखकर ही हवा निकल चुकी थी। फिर भी बाअदब उसने अखलाकन चाय पानी के लिए पूछा, लेकिन महताब ने इनकार कर दिया। जब सभी लोगों के सामने उसने मज़कूरा शख्स से उस गैर मजरूआ एराजी पर उनके कब्ज़े की बाबत पूछा तो वो आजिज़ी से मुस्कुराकर बोला, बाबू, दरअसल उस गैर मजरूआ ज़मीन से सटे हुए आगे की जानिब मेरी 4 कट्ठा ज़मीन है और चूँकि वो गैर मजरूआ ज़मीन बंजर स्थिति में यूं ही पड़ी थी, अतः मैंने उसे अपनी काश्त में ले लिया। महताब ने कहा, शायद इसी दिन के लिए हमारे गणेश काका ने उस ज़मीन पर निशान लगा रखा था, लेकिन उस पर वो अपना हक इसलिए नहीं जता रहे थे क्योंकि मुस्लिम व गैर मुस्लिम ऊंची बिरादरियों के कुछ लोगों से गणेश माझी जैसे निचली बिरादरियों के गरीब लोग अब भी दहशत ज़दा हैं और ऐसे लोगों ने मरहूम शादाब खान के इस तरह के फ़ैसले को नज़रअंदाज कर दिया है जो सरकारी अहकाम के ऐन मुताबिक था। बहरहाल अब उस गैर मजरूआ ज़मीन पर श्री गणेश माझी और उनके बेटे राजेंद्र माझी सरकारी कानून के मुताबिक काबिज दखील होने जा रहे हैं। इस पर आपको कोई आपत्ति हो तो? शख्स मज़कूर ने बात काटकर फ़ौरन कहा, नहीं बेटा जी, कोई आपत्ति या एतराज़ नहीं है, उचित अधिकार गणेश जी का ही है। चुनांचे वहाँ मौजूद सारे लोगों ने उसकी तायद भी की। फिर 1 कट्ठा 13 धूर ज़मीन में महताब खान के हुक्म के मुताबिक मकान में सेहन, दरवाज़ा और कंपाउंड तश्कील दी गई थी जो हर लिहाज से मुनासिब तस्लीम की गई थी। बहरसूरत मैं जिक्र कर रहा था कि उस दिन राजेंद्र माझी के घर किसी शादी ब्याह वाला माहौल बना था। उसकी बहन भी मैं बच्चों और शौहरों के आई हुई थी। दोपहर ढलते ही बच्चे का सर मुंडा गया और जच्चा बच्चा को गुस्ल कराई गई। राजेंद्र की कन्या ख़ास तौर से अपना बनाव श्रृंगार कर रही थी क्योंकि आज तीसरी बार देवर मालिक का दीदार होने वाला था। इससे कबल सिर्फ 2 बार ही तो उन्हें देखी थी। एक बार जब वो जंगल से आज़ाद होकर वापस लौटे थे, दूसरी बार जब घर की तामीर होने वाली थी। बुनियाद उनके ही हाथों डाली गई थी, लेकिन दोनों ही बार वो उलझन में नजर आए थे। एक बार सिर्फ शरबत पीकर और दूसरी बार बमुश्किल चाय पीकर वापस चले गए थे और कन्या चाह कर भी जी भर उन्हें न तो देख सकी थी और न दिल की बातें ही कर सकी थी। बहरसूरत आज भी हंगामा आराई ही थी। उसके दिल में तन्हाई की कुर्बतों की आरजू पल रही थी। मैं समझता हूँ कि कुछ जवां उम्र खातीन व लड़कियाँ किसी मुअम्मा और पहेली से कम नहीं होती हैं। कुर्बतें शौहर की मैसर होती हैं, बच्चे उसकी ही जनती हैं और अपने ऊपर आयद शौहर के फ़राइज़ की अदायगी में कोताही भी पैदा होने नहीं देती है, मगर उनके दिलों में प्यार किसी और का पलने लगता है जिसके लिए अंदरूनी तौर पर वो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए आमादा रहती है। ये मेरा ख़ास तजर्बा है। बहरहाल ऐसे ही कुछ हालात महताब खान से आशना बेशुमार जवां उम्र खातीन व लड़कियों के भी थे, मगर उनकी गैरत का तकाजा समझें या महताब खान की खुलूसियत, सच्चाई और रिश्तों पर मुकम्मल ईमान व पहचान के सबब वो खामोशी रही थी। तब ये उस ज़माने की बात थी, मगर आज उसके बरक्स इस तरह की बातें आम हो चुकी हैं। बहरसूरत शहनाज मंजिल से जब छोटा सा काफ़िला चलने को तैयार हुआ तो जसीम व शमीम ने रशीद भैया की मोटरसाइकिल से जाना पसंद किया। महताब खान का तूफ़ान तैयार खड़ा था। महताब खान, जसीम व शमीम ने सफ़ेद चुस्त पाजामा और मटके का एक जैसा क्रीमी लंबा कुर्ता जेब तन कर रखा था। उसी आशना रामलाल घोड़ा गाड़ी लेकर आ गया जिसमें अगली सीट पर मालकिन
कुमोद बैठी थी और पिछली सीट पर बसंत दास, पत्नी सरोजिनी देवी और उसकी माँ रमा देवी मौजूद थी। बसंत के कहने पर सफ़ेद कीमती धोती, कुर्ता और रंगीन तौलिया कंधे पर रखे खड़े गणेश काका भी पिछली सीट पर ही बैठ गए। दिलशाद बानो, समीदुन्निसा और उसकी 7 साला बच्ची तोहफे के 5 किलो मिठाई के साथ बहुरानी के साथ अगली नशिस्त पर बैठ गईं। रशीद ने स्टोर्स के अपने 7 स्टाफ को कार में बैठाया और जब ही सभी चले, महताब खान को एक ज़रूरी बात याद आ गई। वो घोड़े पर बैठा फौरन यशोदा भवन पहुंच गया। बाहर सेहन में आश्रम के सभी बुजुर्गान, मर्द व खातीन अयूब मियाँ के साथ बैठे खुशगपियों में मसरूफ़ थे और बच्चे बच्चियाँ उस वक्त कंपाउंड में ही आँख मिचोली खेल रहे थे। सारे बच्चे बच्चियाँ जीजा जी आए का नारा बुलंद किया तो सारे बुजुर्गान उठकर खड़े हो गए। मनोज और उसकी पत्नी, जो रामलाल के मझले बेटे बहू थे और अब आश्रम के कामों के लिए मामूल कर लिए गए थे, फौरन सामने जाकर महताब खान को प्रणाम किया। महताब ने घोड़ा पर बैठे बैठे ही कहा, मनोज भाई, हम लोग तो राजेंद्र भैया के घर मछली चावल उड़ाने जा रहे हैं, मगर आप लोग ये लीजिए 200 रुपये और जाकर मछली ले आइए। आज यहाँ भी सभी लोग वही भोजन ग्रहण कीजिए जो हम लोग करने जा रहे हैं। तो अब मैं जाऊँ? मनोज ने हाथ जोड़ते हुए फौरन सर झुका लिया और उसकी पत्नी ने अपनी मुस्कुराहटों से उसे विदाई दी। दूसरे ही लम्हे महताब खान का घोड़ा नारायणपुर की टूटी फूटी खराब सड़क के किनारे मामूली पगडंडी पर तूफान की तरह उड़ने लगा। चंद ही लम्हों के बाद रामलाल की बग्गी, रशीद की स्याह कार और आगे चल रही जसीम बाबू की मोटरसाइकिल हाईवे पर भागती हुई दूर से ही दिखाई पड़ी। वो सभी सवारियां दिघरा टर्निंग पर पहुंची ही थी कि पीछे से महताब खान ने ओवरटेक किया और बजाय गांव में दाखिल होने के सीधे गयासपुर कब्रिस्तान जाने के लिए हाईवे पर घोड़ा दौड़ाता चला गया। फिर तो जसीम भी उसके ताक़ुब में मोटरसाइकिल दौड़ाने लगा, क्योंकि सभी समझ चुके थे कि चांद बाबू कब्रिस्तान में अपने प्यारे अब्बू, अम्मी व दादाजी के पास हाजिरी देने जा रहे हैं। जसीम व शमीम को उस रोज़ पहली बार अपने फूफा फूफी की याद शिद्दत से आ गई, वरना मसरूफियत के सबब भी वो बेबस रहे थे। बारसूरत तीनों भाइयों ने अपने बुजुर्गों के लिए दुआएं की और जब वापस चलने को हुए, शमीम मुस्कुरा कर बोला, भाईजान, क्या मैं आपके साथ घोड़ा से नहीं चल सकता? क्यों नहीं, आइए। उसने एक झटके से शमीम को उठाकर तूफान की पुष्ट पर आगे बैठा दिया तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। जसीम ने मुस्कुराकर फौरन कहा, हाँ, खौफ से जान अटक चुकी है शमीम मियाँ की भाईजान, मगर हम लोगों को दिखाने के लिए ऊपर के मन से हंस रहा है। महताब ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, इसमें डरने वाली क्या बात है? भाईजान और तूफान दोनों ही तो शमीम बाबू के अपने ही हैं ना। शमीम सकपकाते हुए बोला, अच्छा भाईजान, फुसलाइए मत ना, जल्दी सवार होइए और मुझे पकड़ लीजिएगा। घोड़ा के ऊपर से तो ये दुनिया कुछ और ही दिखाई दे रही है मुझे। जसीम व महताब उसकी बातें सुनकर जोर से हंस पड़े। फिर दूसरे ही पल महताब भी घोड़े पर सवार हुआ तो शमीम की जांघों के ऊपर से अपनी टांगें फैलाकर रकाब पर पांव रखा और इशारा मिलते ही घोड़ा कोई 20 किलोमीटर की रफ्तार में दौड़ने लगा। मियाँ शमीम अगरचे घबरा रहे थे, क्योंकि उसने अपने हाथों को पीछे करके महताब खान को पकड़ रखा था। फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और बोला, थोड़ा तेज चलाइए ना भाईजान। महताब ने जिस हाथ में लगाम थाम रखा था उस हाथ से उसे अपने सीने में चिपकाकर पकड़ लिया और उसकी जांघों पर महताब की मजबूत जांघों का दबाव बढ़ गया। चुनांचे तूफान तो फिर तूफान ही बन गया और मोटरसाइकिल सवार जसीम बाबू पीछे छूट गए थे। लेकिन राजेंद्र का घर बिल्कुल करीब ही था, बस 1 किलोमीटर के फासले पर। बारसूरत उस वक्त राजेंद्र का दरवाज़ा लोगों से भरा था। शाबियाना लगाया गया था और लाउड स्पीकर भी बजाई जा रही थी। चंदा मालिक को आता देख दर्जनों खातीन व लड़कियां बाहर निकल आई थी। जो ही वो दरवाजे पर पहुंचा, तमाम मर्दों ने हाथ जोड़कर प्रणाम छोटे मालिक कहा। जवाब देता हुआ महताब घोड़े से उतरकर शमीम को भी उतारा। उसकी माँ भाभी कुमोद और समीदुल बुआ उसे देखकर मुस्कुरा रही थी
तो ये भी अपने दांत दिखाता हुआ उनके करीब चला गया। राजिंदर को तो जैसे पर लगे हुए थे। उसी आसना रशीद अपने वालिदैन व बीवी बच्चों को लेकर आया तो महताब कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। यके बाद दीगर रशीद के वालिदैन और फिर उसकी बीवी माजदा खातून ने उसकी बलाएँ ली। राजिंदर दोनों खातून को अंदर लेकर चला गया। थोड़े वक्फा के बाद नाश्ता शुरू हुआ, जिसमें नफीस किस्म की नमकीन, बिस्किट और मिठाइयों का हर खास आम के लिए दौड़ चला। महताब ने सिर्फ चाय पर इक्तफा की। अंदर राजिंदर की बीवी बच्चा को दिलशाद बानो व समीदुल निसा ने बाबू के भेजे हुए कीमती कपड़े पहनाकर आंगन में बिछे फर्श पर बैठा रखा था। महताब सबों के दरमियान कुर्सी पर बैठा था। उसी लम्हा गणेश काका की पत्नी चंदा मालिक के भेजे हुए मलबूसात में पेशानी तक आंचल गिराए वह दोनों हाथ जोड़े करीब आकर खड़ी हो गई। महताब फौरन कुर्सी से उठा और उसे बाहों में समेटते हुए बोला, ये क्या आंटी, बेटा से हाथ जोड़कर मिला जाता है भला। वो अपना सर महताब की छाती से टिकाकर सिसकने लगी तो अलग खड़ा गणेश व राजिंदर की आंखें भी जज्बात से मगलूब होकर पिघलने लगी। रशीद फौरन अलग जाकर खड़ा हो गया क्योंकि वो भी जज्बाती हो उठा था। उसी आसना समीदुल निसा आकर उसे संभालते हुए बोली, काकी खुशी के मौके पर इस तरह नहीं रोते। चलिए चंदा बाबू अब अंदर अपने बेटा और भाभी के पास जाएंगे, कन्या काफ़ी बेचैन है इनके लिए। काकी ने कहा, ये इज्जत व सुकून और खुशहाली सब कुछ तो मालिक के दम से ही है ना। महताब ने फौरन उसके होंठों पर हथेली रख दिया और उसे पहलू में लेकर आगे बढ़ा तो जसीम, शमीम, रशीद, राजिंदर व स्टाफ के सभी अफराद और उनके ताक़ुब में धक्का मुक्की करते हुए गांव मोहल्ले के जवां उम्र लड़के लड़कियां आंगन में दाखिल हुए। महताब ने बच्चा को उठाया, गौर से देखा और उसके होंठों का बोसा लेकर कुमोदनी की गोद में डाल दिया। उसी आसरा राजिंदर की कन्या फर्श से नीचे उतरी और महताब को बाहों में समेटते हुए उसकी छाती में चेहरा छुपाकर सिसक उठी। जी हाँ, यही थी वो मोहब्बत जो आंसू बनकर महताब की कुर्ती में जज्ब हो रहे थे। महताब खान ने कहा, बखूबी मैं आपके जज्बात को महसूस करता हूँ भाभी जी, जिसे मैं बयान नहीं कर सकता क्योंकि ये सिर्फ एहसास के अंदर ही जिंदा रह सकता है। वैसे मेरी सांसें जब तक चलती रहेंगी उन पर आप सबों के हकूक बतौर कर्ज कायम रहेंगे। उसने कन्या के नंगे सर पर एक पल के लिए अपने होंठ गाड़ दिए क्योंकि आंचल ढलक गया था। फिर उसका गीला चेहरा ऊपर उठाकर अपनी रुमाल से पोंछते हुए प्यार से बोला, अब मुस्कुरा दीजिए। चुनांचे दोनों की आंखें चार हुईं तो वो मुस्कुराती हुई अपने होंठों को देवर मालिक की चिकनी दाढ़ पर गाड़ दी। राजिंदर ने मचलकर तालियां बजाई तो देर तक सबों के तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकी। महताब ने जेब से वॉलेट निकालकर 551 रुपये बच्चा के हाथ में थमाई तो फिर क्या था, सारे लोगों ने जिनसे जो हो सका इनायत करना शुरू कर दिया। कुमोदनी ने 551 रुपये, दिलशाद बानो 551, जसीम बाबू 551, शमीम बाबू 551, रशीद 251, उसकी बीवी माजदा 151 और स्टाफ के सारे अरकान ने भी 151 फीकस देकर बच्चे के निस्फ जिस्म को रुपए से ढक दिया और बच्चे की मां अपने देवर जी की बाहों में उनकी कुर्बतों की आसूदगी समेटती रही। उस मौके पर मौजूद राजिंदर की बहनों को महताब पहली बार देख रहा था, लिहाजा उसने उन्हें 2-2 हज़ार रुपये इनायत किए। 2,000 रुपये भाभी की मुट्ठी में थमाई। फिर रात के खाने का एहतमाम हुआ। बाद तमाम पंडित जी और हजाम महोदय भी हाथ जोड़कर सामने आ गए। राजिंदर ने मालिक को मुतारुफ कराया तो महताब ने दोनों अफराद को 251 रुपये करके नवाजा। फिर पंडित जी से पूछा, श्रीमान आपने हमारे बेटा का नाम क्या रखा है? उसने कहा, हुजूर यही तो मैं आपसे मशवरा। महताब ने बात काटकर मज़ाहिया अंदाज में कहा, देखिए पंडित जी, अगर मेरे मशवरे से नाम देंगे तो जो दक्षिणा मैंने दिया है उसमें उतना ही मज़ीद मिलाकर आपसे वापस ले लूँगा। फिर क्या था, सारे मर्दों, खातीन, बच्चे, जवान, बूढ़ों में हंसी का तूफान बरपा हो गया। पंडित जी ने कहा, हाकिम जी की जैसी मर्जी। महताब उसके कंधे थपकते हुए बोला, आप सदा खुश रहें पंडित जी, मेरे ही मजाक की तरह। अपने अल्फाज के साथ ही आसमान की जानिब उसने देखा और कहा, बेटे का नाम
चंद्र प्रकाश माझी उर्फ चंदन होगा पंडित जी। चुनांचे तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल गूंज उठा, क्योंकि ये नाम वहाँ दूर दूर तक के माहौल में किसी का भी नहीं था। चलते वक्त राजेंद्र की कन्या ने चंदा मालिक और लाडली मालकन के हाथों का बोसा लिया और इस तरह छठी की पार्टी का अख्ताम हुआ। सारे लोग मालिक बाबू के फ़राइज़ की अंजाम दही पर अशश कर उठे थे। महताब ने रशीद के वालिदैन और बच्चों की वापसी के लिए गांव की एक वाहिद प्राइवेट टैक्सी मंगवा ली थी। लिहाजा चलते वक्त उसने रशीद के वालिदैन और बीवी बच्चों को फ़र्दन 1,000 रुपये इनायत करके उन्हें रुखसत कर दिया। उसके बाद ही अपने घोड़े पर सवार हुआ था। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बहरसूरत यहाँ 38वीं किस्त मुकम्मल हुई, गालिबन थोड़ी तवील भी हो गई। लिहाजा इसके लिए मैं माजरत का तालिब हूँ, क्योंकि अब जल्द ही कहानी मसीहा के आखिरी नतीजे तक पहुँचने वाला हूँ। इंशाअल्लाह बाकी आइंदा। अस्सलामु अलैकुम।